हेलो बच्चों। आप लोगों की रिवीजन तो हो गई होगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रिवीजन आपकी किस अंजाम तक पहुंची है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, मींस इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसमें से जो आंसर है इसका वो है कारा। कारा एक ग्रीन एल्गी है और ये मोनोशियस होता है, बाकी सारे के सारे ये डायोशियस प्लांट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टिपिकल जो एंजियोस्पर्म एम्ब्रो है उसकी मेच्योरिटी किस स्टेज पर होती है। देखिए बहुत सिंपल है, ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन पर। तो ये इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आपको याद ही होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। 3 सेल्स इस तरह नीचे, 2 बीच में और ऐसे ही 3 ऊपर। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, अगर यहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है तो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने का काम किसका होता है। सबसे पहला फिलीफॉर्म ऑपरेटस का, जो सिनर्जिड तक उसको गाइड करती है। एक्स सेल तक गाइड करने का काम किसका होता है। अगर ऑप्शन में कभी डीजेनरेटेड सिनर्जिड लिखा होगा तो ये ज्यादा सही आंसर होगा, इसको याद रखना। ठीक है, सिर्फ सिनर्जिड लिखा है, डीजेनरेट नहीं लिखा तो सिनर्जिड होगा, बट अगर कभी ऑप्शन में डीजेनरेटेड सिनर्जिड लिखा है तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो जीमा है ये किस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए जीमा सिर्फ कुछ लीवर वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको याद है किसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, सभी में नहीं होते, कुछ के अंदर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, व्हेन द सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, लाइक अगर ये क्रोमोसोम है और जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल इसके बीचों बीच में है, तो इस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। आपको याद है, वेरी गुड, ये मेटासेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर याद रखना ये एनाफेज 2 के अंदर होता है। एनाफेज 1 के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और फिर जब ये सेपरेट हो चुके होते हैं फिर एनाफेज 2 के अंदर ये सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो सैक्रम सोरगम होता है, मींस गन्ना जो होता है, ये हमारा एक C4 प्लांट होता है। और जब भी C4 प्लांट की बात आती है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है। एग्जैक्टली, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, एक और आपको चीज बताता हूं, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसे फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, TCA साइकिल का सबसे पहला मेंबर ऑक्सैलो एसिडिक होता है। देखिए, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये अलग है और फर्स्ट मेंबर अलग है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सब जानते हैं कि ये होता है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल कहा जाता है। बट अगर क्वेश्चन में फर्स्ट मेंबर पूछा जाए तो वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये वैसे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन। ये आपको बहुत इजीली आंसर आ जाना चाहिए कि ये फैक्टर क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जब रैंडम ये सब चीजें होती हैं तभी फाउंडर इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलेजिनेला और साल्विनिया ये दो अलग अलग तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और इनको क्या कहा जाता है। एग्जैक्टली, हेट्रोस्पोरस इन्हें नाम दिया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है। तो पढ़ते हैं इसको, सबसे पहले पहला पॉइंट ही देखते हैं। लिखा, मेच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ एलिमेंट पजेस कॉन्शियस कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। देखिए यही बात क्या कर दी, यहाँ पर गलत कर दी। अगर आपको याद हो तो फ्लोएम का जो पहला ही कंपोनेंट होता है सीव ट्यूब्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस से अपना काम चलाती हैं। कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस इनके टर्गर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो पहला ही गलत ऑप्शन है और ये गलत ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन द प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म। अब बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है ना ये हट चुका है, पर फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो लाइट का परसेप्शन होता है ना वो शूट एपेक्स पर होता है। बाकी इसे क्वेश्चन को आप ऑप्ट कर सकते हो। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एज इट इज उठ कर आए। देखिए हमेशा याद रखना आंसर एक ही होता है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें तो आंसर देने से ज्यादा मुश्किल यकीन मानो क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज। प्लांट अलग अलग पाथवे फॉलो कर रहा है, किसको? एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए। इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? इस एबिलिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। आपने एक एग्जांपल अच्छे से पढ़ा है, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है कि जो प्लांट है वो अपने हैबिटेट की जगह बदल जाती है या फिर उनके जीवन का फेज बदल जाता है, तो उनके लीफ का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। मतलब बिफोर फ्लावरिंग अलग तरह का लीफ है, आफ्टर फ्लावरिंग अलग तरह का लीफ है, या फिर जमीन पर उग रहे हैं तो अलग तरह का लीफ, पानी में तो अलग तरह का लीफ। इस चीज को हेट्रोफिली कहा जाता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और ये जो फिली या फाइलो वर्ड आता है ये लीफ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अमेंसलिज्म। देखिए अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा होता है और दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है, वो जीरो है। तो इसका जो आंसर है स्पीशीज ए नेगेटिव एंड स्पीशीज बी इज जीरो। अच्छा मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं अगर हम उनको कंपेयर करें पॉपुलेशन इंटरेक्शन से तो वो इसका एग्जांपल बन जाते हैं। कैसे? एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया से है, फंगस से निकाली गई और ये एक दूसरे बैक्टीरिया या फंगस को मार दे रही है, ठीक है, तो उसको तो कुछ नहीं मिला पर वो तो मर गया, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट है या फिर जो प्रिंसिपल हम कह सकते हैं वो यही है अमेंसलिज्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है एट एनी गिवन टाइम। इस चीज को क्या कहा जाता है? देखो वैसे ये क्वेश्चन आप ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है शायद थोड़ा सा हमारा डिलीट हो चुका, पर फिर भी मैं इसके ऑप्शंस के आपको मतलब बता देता हूं, क्या पता उनमें से कुछ इस बार आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसका जो आंसर है वो है स्टैंडिंग स्टेट, कि अमाउंट ऑफ ये जो एलिमेंट्स है या फिर ये जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है किसी भी समय अगर है तो उसको स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। अगर अमाउंट ऑफ बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल पूछा जाता है तो वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप होता है हमारा, सॉरी, ये होता है अमाउंट ऑफ बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो इसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा है। देखो ये वाली डेफिनेशन है, ठीक है, पर जो स्टैंडिंग स्टेट है ये नहीं है। अच्छा क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो जो कम्युनिटी सबसे लास्ट में आने वाली है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मे भी इस बार शायद इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए। लिखा है कौन सा एल्गा मैनिटोल एज फूड रिजर्व करके रखता है? तो आपको पता ही चल गया होगा। देखो ग्रीन जो एल्गी होती हैं उनके अंदर होता है स्टार्च और प्रोटीन भी इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर होता है लेमिनेरिया और मैनिटोल, और रेड एल्गी के अंदर होता है फ्लोराइडियन स्टार्च। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर से ब्राउन एल्गी कौन सी है, ठीक है। अब अगर आपको ग्रीन, ब्राउन या रेड एल्गी के एग्जांपल नहीं याद है तो मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। मतलब वीडियो नहीं है, एक शॉर्ट रील है, ठीक है, या शॉर्ट कह सकते हो। तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि आप किस तरीके से ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के एग्जाम्पल बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है वो एक्टोकार्पस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमें मैचिंग करनी है। इस बार इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले, जिसमें या तो मैचिंग पूछी जाएगी या कई सारी स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी सही हैं, कौन कौन सी गलत हैं। जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है ना, मुझे नहीं लगता इस बार इतने ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि एनटीए गुस्से में बैठा है, वो पिनक तो निकालेगा अपनी, ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत टफ बना के भेजेगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्रिस्टे, ये आपको नाम से पता हो जाना चाहिए, क्रिस्टे जो होते हैं ये फोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा, थाइलाकॉइड्स ये कहाँ पाए जाते हैं? थाइलाकॉइड पाए जाते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा सेंट्रोमियर क्रोमोसोम पर होती है, सिस्टर्ने, ठीक है। अच्छा, सिस्टर्ने वैसे तो ऑप्शन एक ही बचा है, ये गोल्जी अपरेटस के अंदर पाई जाती है। एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी ये जो इस तरीके की बाउंड्रीज होती हैं या फिर जो सैक्स होते हैं, इनको भी सिस्टर्ने नाम दिया जाता है। सिस्टर्ने गोल्जी अपरेटस को कहा जा रहा है, नो डाउट। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन जो फोल्डिंग्स हैं इनको भी सिस्टर्ने नाम दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन which mechanism the competing species might have evolved for survival। मतलब अगर दो स्पीशीज जो आपस में कंपटीशन में है, अगर उन्हें सरवाइव करना है तो वो किस तरीके से सरवाइव कर सकती है, ठीक है। सीधी सी बात है, वो अपने रिसोर्सेज का पार्टीशन कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर एक ही तालाब में कई सारी मछलियां हैं, ठीक है, तो ये मछलियां कैसे सरवाइव कर सकते हैं? कुछ सरफेस पे फीड कर लो, कुछ मीडियम में फीड कर लो और कुछ जाके बॉटम में फीड कर लो। तो अपनी फीडिंग हैबिटेट या जो भी रिसोर्सेज है उसका बंटवारा करके ये एक साथ क्या कर सकती है? सरवाइव कर सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, चीजों को अलग अलग करके एक किया जा सकता है, यही उसका एग्जाम्पल है। चलिए इसमें कुछ और वर्ड्स हैं, इनके बारे में समझते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि आपकी क्लास के अंदर एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, तो वो टीचर क्या करता है, सबको एकदम डिसिप्लिन में एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर बिठा के रखता है। जैसे ही वो टीचर गया, सारे बच्चे क्लास से फैल जाते हैं। एग्जैक्टली यही क्या कहलाता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज कहलाता है, ठीक है। कि लाइक अगर किसी एरिया से एक जो सुपीरियर स्पीशीज है अगर वो चली जाए, तो इंफीरियर स्पीशीज क्या करती है, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लेती है, पूरे हैबिटेट को घेर लेती है। इसी चीज को कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाता है। और मुझे लगता है आपको म्यूचुअलिज्म और प्रीडेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी प्रीडेशन का बता देता हूं। अगर एक चिड़िया दाना भी खा रही है ना, या कोई हिरन प्लांट भी खा रहा है, तो इसको भी प्रीडेशन नाम दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस शेर शिकार करके खा रहा है तो वही प्रीडेशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये भी डिलीटेड है, बट फिर भी बताए तो कोहेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको कोहेशन कहा जाएगा। पर अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरी पोलर सरफेस के साथ अटैच्ड है तो उसको अडेशन कहा जाएगा। गटेशन होता है वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, और ट्रांसपिरेशन में भी वाटर लॉस होता है, बट वो वेपर फेज में होता है, और गटेशन में लिक्विड फेज में। बाकी बचा सरफेस टेंशन, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी के लिक्विड फेज में सरफेस टेंशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसका जो वाटर फेज है, सॉरी वेपर फेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दी हुई है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। तो यहाँ पर आर क्या है? ये आप सभी जानते हैं कि आर जो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉसेस है। नेक्स्ट है डाई अडेल्फस स्टैमन, किसके अंदर पाया जाता है? अच्छा, डाई अडेल्फस जो स्टैमन है इस ये पाया जाता है पी के अंदर, इनमें से पी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और पी की जो फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी, इनके अंदर यही चीज पाई जाती है। चलिए, ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा डरावना चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन इज टू अटेम्प्ट इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। सीधा सीधा मतलब है जीन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे इसको जीन थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। बाकी टर्म्स देखते हैं। बायोपायरेसी का मतलब होता है कि किसी के रिसोर्सेस को कोई एमएनसी या कोई दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के, या जितना वो वर्कर्स को कंपनसेशन देने वाली थी उतना नहीं दे रही है, इसको भी बायोपायरेसी कहा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना। और सेफ्टी का मतलब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है मार्केट में तो वो हमारे यूज के लिए कितना सेफ है, या कोई जेनेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसको मॉडिफाई किया गया
वो हमारे लिए कितना यूज है, या कोई केमिकल, कोई वैक्सीन, इन सब की जो टेस्टिंग है इसको सेफ्टी टेस्टिंग आप कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे राजपाल यादव कहते हैं ना, मुंह से थूक की तरह बाहर आना चाहिए, इसका आंसर भी बिल्कुल वैसे ही बाहर आ जाएगा कि डीएनए का जब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इथिडियम ब्रोमाइड जब आप उसके ऊपर डालते हो और फाइनली यूवी रेडिएशन डालते हो, तो किस कलर के बैंड यहाँ पर दिखाई देते हैं? एग्जैक्टली ऑरेंज कलर के बैंड जो है यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक में, फिर भी आंसर बता देता हूँ कि किसका क्या है। जो लेंटिसेल्स होते हैं ये लेंस लाइक ओपनिंग होती है स्टेम के बार्क पे, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रही होती है। ठीक है, यार छोड़ दें इसको, अपना टाइम वेस्ट होगा, हम इससे ज्यादा कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। मतलब अगर दो प्लांट हैं, ठीक है, और इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके एंथर से इस प्लांट पर आ रहे हैं, समझ ही गए होगे आप, इसको क्या कहा जाता है? जीनोगैमी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इनके मतलब आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर देखो जो गैमी वर्ड है ना, गैमी वर्ड आया है गैमीन से, और गैमीन वर्ड का मतलब होता है शादी करना। ठीक है, अब बचा दूसरे वर्ड, जैसे जीनो, जीनो वर्ड का मतलब होता है कोई एलियन या कोई विदेशी। ठीक है, तो किसी विदेशी से शादी। अच्छा यहाँ पर जो गिटनोज वर्ड है, गिटनोज वर्ड का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी से शादी। लाइक ये कि भाई ये जो फ्लावर है इसका पोलन ग्रेन इसके अंदर गिर जाता है, तो ये होगी पड़ोसी से शादी। ठीक है, और बाकी तो यही है। अच्छा इन दोनों का मतलब ही समझते हैं, चेस्मो और क्लिस्टो। क्लिस्टोगेमी उन फ्लावर्स के अंदर होती है जो कभी भी खुलते नहीं है। ठीक है, जैसे वियोला हो गया, ये पैंसी हो गई और कोमेलिना हो गए, ये कभी खुलते नहीं है, तो इनके अंदर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उस सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस काराजिन। ठीक है, काराजिन कौन से एल्गी प्रोड्यूस करते हैं? आपने डायरेक्ट दो वर्ड पढ़े होंगे, एल्जिन और काराजिन। ये होता है ब्राउन एल्गी के अंदर और ये होता है रेड एल्गी के अंदर। अब ये दोनों होते क्या हैं? ये दोनों ही होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट F1 एंड F2 कैन बी अंडरस्टूड विद द डायग्राम। बिल्कुल थूक की तरह इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, बताइए। बिल्कुल सही, इट्स पुनेट स्क्वायर। वैसे एक चीज बता देता हूँ, पुनेट जो थे वो ब्रिटिश जेनेटिक्स थे। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको कवर भी किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? लिखा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। मतलब एक्वेटिक फूड चेन के अंदर बायोमास इन्वर्टेड होता है, बिल्कुल ठीक है। लिखा है अभी इसी का उल्टा लिख दिया कि बायोमास जो है वो अपराइट है, एक्चुअली यही गलत है। ठीक है, अब ये गलत है, इसका मतलब बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो हमारी सही है। अगला है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर। ये सभी जानते हैं, पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलीन होती है और फिर एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। देखिए काइनेटिन जो प्लांट हार्मोन की तरह अगर आप इसको ट्रीट करो तो याद होगा साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन करा देते हैं। ठीक है, अच्छा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि जो हमारा विबग्योर होता है उसमें आर के बाद आता है इंफ्रारेड, मतलब आर के बाद इंफ्रारेड और बी से पहले अल्ट्रावायलेट। अब आपको पता है इनकी एनर्जी भी यहाँ से यहाँ कम होती जा रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, तो इनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि म्यूटेशन करा सकें। अब बात करते हैं गामा रेस की। गामा रेस सबसे इधर की तरफ होती है, हाईएस्ट एनर्जी इन्हीं की है, और ये हमारा डीएनए भी क्या कर देते हैं? म्यूटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, जीटीएन भी नहीं कर सकते, इससे आपको पता चले गया होगा। अगला है प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन फील्ड्स। अच्छा ये वीड वो वाला वीड नहीं है, ये वीड होते हैं खरपतवार। ठीक है, अनचाहे पौधे जो हमारे खेत में उग जाते हैं, फिर हमारे
डिजायरेबल जो प्लांट्स हैं उनसे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, आई मीन फूड के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं। इनको रोकने का जो तरीका है वो है ये 2,4-D। इसको यूज किया जाता है एज अ वीडीसाइड्स, ठीक है। और कौन से वीड मारता है ये? सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट वीड, ठीक है। ये है इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन है और ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये सिंथेटिक है और ये दोनों नेचुरल है। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। इसका आंसर है पोमैटो। पोटैटो और टोमेटो इनकी फ्यूज करा के बना दिया पोमैटो, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन। देखिए माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक प्लांट है तो इससे आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हो। एक प्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स अगर बनाए जा रहे हैं तो इस चीज को माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है। और मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट्स जो है वो बनाए जाते हैं। मेरिस्टेम से वायरस फ्री प्लांट्स बनाए जाते हैं। अब माइक्रो प्रोपगेशन की बात करें कि आपने एक प्लांट से हजारों प्लांट बनाए हैं, तो ये जो हजारों प्लांट हैं ये हजारों प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है उनको क्या कहा जाता है? सोमा क्लोन्स। मतलब क्लोन बेसिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब ये सोमेटिक सेल से बने हैं तो इसलिए इनको सोमा क्लोन्स नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब कौन सा बचता है हमारे यहाँ पे? प्लांट टिश्यू कल्चर। ये बेस्ड होता है टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी पे। टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारी हर सेल, मतलब हमारी नहीं, प्लांट की हर सेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो पूरा का पूरा प्लांट बना देती है। तो ये एबिलिटी है सिंगल सेल की पूरा प्लांट बना देने की, एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म अ होल प्लांट या होल ऑर्गेनिज्म टोटिपोटेंसी कहलाती है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जायगोट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। जायगोट ये काम कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। जो सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करती है ऑब्वियसली वो मेरिस्टेम सेल होती है। नेक्स्ट है टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर किसी टिश्यू की सारी ही सेल एक जैसी हैं तो वो होता है सिंपल टिश्यू। टिश्यू हैविंग डिफरेंट तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल वस्कुलर टिश्यू है। डेड सेल्स ये स्क्लेरिड होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल किसे प्रेसिपिटेट करता है? ऑब्वियसली डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है ये, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा ये जो सेंट्रल डॉगमा है ये किसने दिया था? ये दिया था क्रिक ने। देखो डीएनए का जो मॉडल था डबल हेलिक्स मॉडल वो वॉटसन और क्रिक दोनों ने दिया था, बट ये जो सेंट्रल डॉगमा है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन, ये क्रिक ने दिया था। अच्छा वैसे तो आउट ऑफ द सिलेबस है, पर क्या आपको पता है आरएनए से डीएनए बनता है? ये बात किसने बताई थी? वैसे तो इसका एग्जांपल लिखा है कि भाई कुछ वायरसेस के अंदर ये रिवर्स वाला काम होता है कि वो आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, पर ये बताया किसने था? अगर याद है ठीक है, वैसे इसका क्वेश्चन आने वाला नहीं है, जस्ट ऐसे पूछ रहा था मैं आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं तो इस टाइप का, इस पे तो आप स्टार ही लगा लो। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये जो टेबल दी हुई है ना आपको, भाई इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं, देखो एल्कोलॉइड्स, टॉक्सिन्स, पॉलीमर्स और ड्रग्स वर्ग्स और इनके एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे हैं। भाई ये 100% आने के चांस है। उस टेबल को तो आप याद कर जाना, रट जाना, ठीक है। उससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये उसी टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पर नहीं है। देखो ये दोनों है, ये दोनों भी हैं, ये दोनों भी है, यहाँ पर नहीं है ये। तो मेन चीज आपको बताया तो प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या फिर कह सकते हो एज अ प्लांट के वेस्ट है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो दोनों हैं
ये विनब्लिस्टिन ये एंटी कैंसर मेडिसिन है, ठीक है। और करक्यूमिन जो है ना ये टर्मरिक से निकाले जाने वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब आपको पता है जब चोट वोट लग जाती है, गिर विर जाते हैं तो हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है, क्योंकि वो दर्द को या जॉइंट्स के पेन को कम करने का काम करते हैं और यही इसकी एप्लीकेशन होती है। मॉर्फिन आपने पढ़ाई है, ठीक है, स्मैक वगैरह या फिर ओपियम पोपाई से निकलती है ड्रग वाले चैप्टर में। हाँ वहां पे ड्रग इसको बोला गया, पर अगर आप इस वाली टेबल को देखोगे ना तो वहां पर इसको ड्रग का नाम नहीं दिया हुआ है, वहां इनने नाम दिया हुआ है एल्कलॉइड्स, ठीक है। तो वो जो टेबल है ना, वो टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपना आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, नो मैटर कि आपको और किसी जगह पर क्या पढ़ा है। ऑप्शन किस तरीके से सेट किए गए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। देखा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेजेस, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का जो लास्ट वाली स्टेजेस है वहां पर कोई खास रोल नहीं होता। चलिए ठीक है। अगला लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH से बनते हैं 2 ATP, जी नहीं ये गलत है, यहां पर 2 नहीं 3 ATP बनते हैं, और जो FADH है ये 2 ATP देता है, ठीक है। तो यही जो स्टेटमेंट है ये इसमें गलत है। एक चीज और बता देता हूं, ऑक्सीजन का जो रोल है वो हमारे रेस्पिरेटरी जो कंट्रोल है ना उसमें ना के बराबर होता है, ठीक है। अगर बात आती है कि रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है वो कौन कर रहा है, तो वो तो कई सारे हैं, कौन नहीं कर रहा है उसका आंसर ये है ऑक्सीजन, इसका रोल बहुत कम ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ PCR, मतलब इनमें से कौन सा PCR की एप्लीकेशन नहीं है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बिल्कुल है, एम्प्लीफिकेशन तो है ही है, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन ये नहीं है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोकोकस, देखो ये वाला जो है ना ये हट चुका है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हुआ करता था पर फिलहाल नहीं है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, पहला है फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, जी नहीं, कैरियोगेमी सेल के फ्यूजन को नहीं न्यूक्लियस के फ्यूजन को कहा जाता है। देखो जहां भी कैरियो वर्ड नजर आ जाए ना KARYO, तो कैरियो वर्ड हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है और गैमी फ्यूजन के लिए। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है हमें तो वैसे वो आइडेंटिफाई करनी है, फिलहाल तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो हटा देते हैं इसको। अगला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट प्लाज्मोगैमी कहलाते हैं, ठीक है ये बात। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट सैप्रोफाइट बिल्कुल गलत है, सैप्रोफाइट एक्चुअली डेड और डिकेइंग चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब लिखा सम ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशल सेल्स कॉल्ड शीट सेल, बिल्कुल नहीं ये भी गलत है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं और उनके पास हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, हेट्रोसिस्ट ऑसिलोटोरिया के अंदर नहीं होता, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है पर उसके पास वो हेट्रोसिस्ट नहीं होता। नोस्टॉक के पास है, एनाबीना के पास है, ठीक है, इंडोसाइनोबैक्टीरिया के पास है, ऑसिलोटोरिया भी साइनोबैक्टीरिया, पर उसके पास हेट्रोसिस्ट नहीं होता, ठीक है, ये याद रखने वाली बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है करेक्टली मैच इनमें से कौन है, मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, ठीक है देखते हैं। लिखा लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, इनको सब्सिडरी सेल कहा जाता है, जी नहीं, ये होती हैं बुलीफॉर्म सेल्स। पानी की डेफिशिएंसी में लीफ को क्या कर देते हैं, जैसे अगर पानी अच्छा है तो लीफ एक्सपोज्ड है, अगर पानी नहीं है या पानी की डेफिशिएंसी है तो ये क्या करते हैं उसी लीफ को ऐसे रोल कर देती हैं, कर्ल कर देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इन डाइकोट लीफ वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल जिसको कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, जी नहीं, बंडल शीथ सेल होती है। सेल ऑफ मेडुलरी रेस इज फॉर्म बाय द कैम्बियम रिंग इंटरफेस, हाँ ये ठीक है। वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना ये वाला तो डिलीटेड है, तो कोशिश शायद आप इस क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते हो, पर कुछ चीजें हैं जो आ रही हैं ये नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो ये वाला बढ़िया है,
इसकी तरफ आते हैं। पहले आपको मैच करना है, ठीक है भाई, आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिए हुए हैं और आपको उसकी फैमिली से मैच करना है। ये तो ऐसा मान के चलो कि इस बार पक्का ही इसमें से कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको एक कुछ हिंट्स बता सकता हूँ कि जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये जो 3+3 का अरेंजमेंट होता है ना, ये लिलियेसी के अंदर होता है, ठीक है। अब सी के साथ हमारा सेकंड पार्ट जुड़ रहा है। अब ऑप्शन देख लो, कई बार क्या होता है, अगर आपको एक ऑप्शन पता है ना और वही दे रखा होता है और वो किसी और में होता ही नहीं है, तो आपको बाकी का सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, तो इससे आपका आंसर आ जाता है। बट कई बार ये चीज नहीं भी होती, पर फिर भी बता देता हूँ, ये जो 3+3 है ना, ये लिलियेसी के अंदर होता है, ठीक है। 1-2-2 ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, ये होती है फैबेसी के अंदर, ठीक है। 5-5 ये जो जिसमें सारे के सारे 5 होते हैं, ये होते हैं सोलेनेसी के अंदर। अब बचा ये ब्रासिकेसी में है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसका आंसर लगा सकते हो। तो याद रखना, ये जो 3+3 वाला जो अरेंजमेंट है, ये होता है लिलियेसी के अंदर, ठीक है। और लिलियेसी में जो एंड्रोशियम होते हैं वो उससे जुड़े होते हैं, पेरियंथ से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी मे बी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, जिनको कहा जाता है रिपीटिटिव डीएनए। हमारा 99.9% डीएनए सबका सेम है, जो फर्क होता है वो कौन सा फर्क होता है, ये जो रिपीटिटिव डीएनए होते हैं यही सबके अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फैमिली पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स, ठीक है, मंथ्स तक इसकी रख सकती है। तो उसका अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो ध्यान से देखना, उसमें रोजेसी लिखा हुआ है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी लिखा हुआ है और सोलेनेसी लिखा हुआ है, 3 फैमिली लिखी हुई है। अब ये दो मतलब दो दो के कॉम्बिनेशन दो में देख लीजिए, बाकी सब में पोएसी के साथ मेंशन किया हुआ है, तो वो गलत है। ये वाला अकेला आंसर हमारा सही है। और व्हीट और राइस वाले कुछ मिनटों में ही जो है वायबिलिटी खो देते हैं। अच्छा, जो वायबिलिटी का मतलब होता है, ये होता है कि कब तक जर्मिनेट करने की एबिलिटी पोलन ग्रेन के अंदर होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से करेक्ट कौन सी है। पहली है इन कैपिंग मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कैपिंग में मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जा रहा है 3 आरएनए में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैपिंग के अंदर इसको 5 एंड पे लगाते हैं, 3 एंड पे नहीं लगाते, तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। अगला है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है रो फैक्टर से और प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। जी बिल्कुल ठीक। अटैचमेंट के लिए सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व होता है और डिटैचमेंट के लिए रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से इनकरेक्ट बताना है। लिखा है बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेला के पास PS1 होता है, ये भी ठीक है। ग्रेना लैमेला के पास PS1 PS2 होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसमें लास्ट वाला लिखा है जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है ना, उसमें PS1 PS2 होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ PS1 ये इन्वॉल्व होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर, फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। तो देखो, मैं फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब बता देता हूँ। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है हेलोजिनेशन, हेलोजन का ऐड होना, नाइट्रेशन, नाइट्रोजन का ऐड होना, ऐसे फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना, ठीक है। अब ये दो तरीके की हो सकती है, ये हो सकती है फोटो फॉस्फोराइलेशन और ये हो सकती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये चीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान और ये चीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। फोटोफॉस्फोराइलेशन फिर 2 टाइप की हो जाती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन घूम के वापस यहीं आ जाए तो साइक्लिक, नहीं है तो एसाइक्लिक। और ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव वाली, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ओवरऑल दोनों में एटीपी बन रही है, पर पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एटीपी तो बना रहा है पर अपने खुद के यूज के लिए बना रहा है, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज कर लेगा वो। माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल को प्रोवाइड कराता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। देखो, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए के लिए होता है,
ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये राइबोसोमल आरएनए को दिखता है, और 2 जो है वो एचएनआरएनए को बनाता है, ठीक है। और एचएनआरएनए बाद में एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये जो टीआरएनए है इसके कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जैसे अडेप्टर मॉलिक्यूल, इसी को ही सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो शेप है वो क्लोवर लीफ लाइक होता है, या फिर उल्टा एल भी इसको कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैचिंग करनी है। एस फेज में क्या होता है? एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस मींस डीएनए रेप्लिकेशन। क्विसेंट फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है पर डिवाइड नहीं करती जब तक कि उसे डिवाइड करने के लिए कहा नहीं जाता। इसमें से अगर हम देखें तो इनएक्टिव फेज कह सकते हो। G2 के अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जो रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और G1 ये माइटोसिस और एस फेज के बीच का फेज मान सकते हैं इसे। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला है, ये जो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसमें हमको बताना है ई क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमको बताना है कि ये जो ई है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लोगैरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cell। बाद में उसका ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। जी नहीं, म्यूटेटेड जीन कभी भी फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर नहीं आती, क्योंकि अब वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रही है, ठीक है। तो डू नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज प्रोप हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद, एज इट इज। एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्टली उठकर आ रखी है, ठीक है। वैसे पेपर भी आएगा ऐसा ही, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठ के आएंगी, ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनेगा। पर ये कि इस बार शायद कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। चलिए, ये तो आपको याद ही होगा, PBr322, इसके पास PST1 जीन है जो एम्पिसिलिन के लिए है, मतलब ये तो एंजाइम का नाम और एम्पिसिलिन से काट सकता है। आगे पूछा, इफ दिस एंजाइम यूज्ड टू इंसर्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड एंड इकोलाई स्ट्रेन, इसमें से ऑप्शन देखते हैं क्या करेगा। अगर एम्पिसिलिन वाली जगह पर ही उसको जोड़ दिया है तो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस नहीं रहेगा उसका, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखा, इट विल नॉट एबल टू कन्फेयर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर एम्पिसिलिन ही काट दिया गया है तो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस अब इसका नहीं बचने वाला। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमको मैचिंग करनी है, ये बायोमोलिक्यूल्स का ही है। अब देखो, प्रोटीन के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इसके पास एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइस्टर होता है और सैकराइड्स के अंदर ग्लाइकोसाइडिक है। अगेन वही उस टेबल से क्वेश्चन आ रखा जो मैंने अभी आपको बताया था। आपको बताना है कि इनकरेक्ट इसमें से कौन है। एल्कोलॉइड कोडिन है, मैंने आपको बताया था। टॉक्सिन एब्रिन और राइसिन, ये दोनों ही टॉक्सिन है, ठीक है। लेंटिल से तो एक्चुअल जो आंसर है वो यही है, ड्रग। यहां पर जो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और क्यूक्यूमेरिन था वो आना चाहिए था, तो इनकरेक्ट इसमें से यही है। आगे है, कोई फ्रूट फ्लाई है, वही ड्रोसोफिला हमारी। इसके पास है 8 क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर, इंटरफेज हुआ है। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज 8 है तो S फेज के बाद कितने क्रोमोसोम बचेंगे। याद रखना, S फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। S फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हमेशा सेम रहते हैं, मतलब S फेज के बाद सेम रहते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा सक्कस एंटेरिकस। देखो, वैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हट चुका है, पर एक चीज आपको बताया तुम, ये जो एंटेरिक या एंटेरो वर्ड का भी यूज है ना, तो समझ जाना यहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन की बात चल रही है। जैसे आपको याद होगा, इंटेस्टाइनल फीवर टाइफॉइड को कहा जाता है, एंटेरिक फीवर आपने वर्ड सुना होगा। तो जो एंटेरिक है वो इंटेस्टाइन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैचिंग करनी है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का मतलब होता है जब बाहर के जो एक्सटर्नल सेगमेंट हैं और अंदर के जो इंटरनल सेगमेंट है ये एक दूसरे के करस्पॉन्ड हैं, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। और ये पाया जाता है अर्थवर्म वगैरह में, और अर्थवर्म होते हैं एनिलिडा के अंदर, ठीक है। कैनाल सिस्टम इनमें से किसके अंदर पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा के अंदर। कॉम्प्लेट्स ये पाई जाती है टीनोफोरा के अंदर, लोकोमोशन में मदद करती हैं। नीडोब्लास्ट पाई जाती है सीलेंट्रेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन उठकर आई हुई है, एग्जैक्ट लाइन है ये। देखा, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग एंड वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अर्थराइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिजीज होती है हमारी, ठीक है। ये पढ़ा है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। हमारे पूरे सिलेबस में अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो यही है, ठीक है। और गाउट होता है गठिया। यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स के अंदर इकट्ठे हो जाता है, बड़ा भयंकर वाला पेन ये करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है विद रिगार्ड टू इंसुलिन, इंसुलिन की बात है, हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो लिखा है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ऑब्वियस सी बात है, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा होता है या ए पेप्टाइड है, फिर सी पेप्टाइड होती है और फिर बी पेप्टाइड होती है। ए, बी और फिर ये सी। तो ये होता है प्रो इंसुलिन। इसके अंदर होते हैं 102 अमीनो एसिड। तो जब इसकी प्रोसेसिंग करी जाती है तो इसमें से सी वाले पार्ट को काट के अलग कर देते हैं और दोनों ए चेन और बी चेन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये है फंक्शनल इंसुलिन, ठीक है, या मेच्योर इंसुलिन। इसके अंदर सी पेप्टाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे इसका ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं, चलिए। लिखा है इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता। अच्छा, ये काम सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी ने किया था जिसका नाम था एली लिली, ठीक है। प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड। प्रो मतलब पहली वाली फॉर्म। प्रो इंसुलिन के पास तो होती है, सही तो लिखा ही है। अच्छा अच्छा, कई सारे इसमें दे रखे, मतलब इसमें से कौन कौन से सही है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ए भी ठीक है इसका और इसका सी भी ठीक है। ये जो प्रो इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड होती है। आगे लिखा है कि पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बेस। बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए, सी और डी है। तो ये इसकी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, आपको मैचिंग करनी है अगेन। लिखा वॉल्ट। वॉल्ट्स क्या करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, वॉल्ट्स तो स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं। आईयूडीज क्या करती हैं? ये यूट्रस के अंदर स्पर्म का फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। वेसेक्टोमी मतलब वास डिफरेंस को रिमूव कर देना। ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब का रिमूव कर देना। बाकी इसमें से आप आंसर देख सकते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मोसाइडी। मोसाइडी फैमिली से जो यहाँ पर बिलोंग करती है वो है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। बाकी सारे इंसेक्ट्स हैं, मतलब है तो सारे ही इंसेक्ट, पर फैमिली पूछी गई है इनकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार इस तरीके का क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें या तो ये कैलकुलेट करवाए जाएंगे या हो सकता है इनके बॉन्ड्स कैलकुलेट करवा लिए जाए आपसे कि भाई कितने बॉन्ड होंगे इतने के अंदर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एडेनिन 30% है, तो बाकी सब कितने होंगे? तो आपको सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि एडेनिन के बराबर होता है थाइमिन और ग्वानिन के बराबर होता है साइटोसिन। ये मैं इक्वल का साइन डाल रहा हूं, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है। वैसे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। मैं ये इक्वल का साइन बता रहा हूं। अच्छा, इन दोनों का जो सम होता है वो 50 होता है और इन दोनों का जो सम होता है वो 50 होता है। तो अगर एडेनिन 30% है तो ऑब्वियस सी बात है थाइमिन भी 30% हो जाएगा, ये ग्वानिन 20% हो जाएगा और ये साइटोसिन भी 20% हो जाएगा। इसको चरगाफ रूल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मतलब तीनों ही स्टेप एक ही एंजाइम कर रहा है, ये कौन सा एंजाइम कर रहा होता है? देखो, अगर हम इसमें से भी सही आंसर चुने तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए। ठीक है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए ये आंसर होगा, बाकी इनमें से तो सही आंसर यही है। बाकी यूकैरियोट्स के लिए ये वाला जो एंजाइम है सिर्फ इलोंगेशन स्टेप को कैटलाइज करता है। ठीक है, तो याद रखना एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ ये लाइन, जाके आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? अब देखो, एमआरएनए पढ़ता है, टीआरएनए भी, आरआरएनए भी नहीं पढ़ता, ये एसआईआरएनए, ये शब्द सुना भी पहली बार ही होगा आप लोगों ने, तो ये इसका सही आंसर है। अगला, स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जोना पेल्यूसिडा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल हार्मोन रिलीजिंग? हार्मोन रिलीजिंग देखो एक ही है, LNG20। सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल भी एस फेज के अंदर डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे इस वाले पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, कि उनको ये लगता है कि एस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है, पर सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो भी एस फेज के अंदर होता है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स? अब आपको समझ में आ गया होगा, हॉलो बोन्स किसके अंदर होती हैं? बर्ड्स के अंदर। अब बर्ड्स आपको डायरेक्टली तो यहाँ दिए नहीं है, आपको क्या दिए हुए? उनके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। ये न्यूफ्रॉन, ये होता है वल्चर, वैसे तो यही आंसर है। हेमीडेक्टाइलस इंडिगस, ये छिपकली होती है। ये कंगारू होता है। ऑर्निथोरिंकस, ये प्लेटिपस होता है। जब प्लेटिपस से एक बात आपको बता देता हूँ, प्लेटिपस अकेला ऐसा मैमल है जो ओवीपेरस है, जो अंडे देते हैं, और एक और होता है इकिडना, वो भी। और जो कंगारू होते हैं ना, वो बहुत छोटा सा, मतलब ये लगभग 1 इंच इतना छोटा सा बच्चा पैदा करते हैं, और कंगारू रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं, चूहा होता है कंगारू। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑर्गेनेले जिनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से 4 ऑर्गेनेले को कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल और लाइसोसोम। इन चारों के फंक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो यही चारों सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, देखा है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन, ये कहां से सीक्रेट होता है? जक्स्टामेडुलरी सेल्स ऑफ किडनी। ठीक है, वैसे एक चीज और बता देता हूं, कि जो एम्ब्रियो होता है ना, उनके लीवर से आता ही है, एम्ब्रियो के लीवर से। अगर एम्ब्रियो मेंशन ना हो तो ऑब्वियसली बस किडनी होगा आंसर। ये माइक्रोस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। एस्परजिलस नाइजर, एसिडोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रिडियम लैक्टोबैसिलस, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड करता है, ये ब्यूट्रिक एसिड करता है, ये सिट्रिक एसिड करता है, ये एसिडिक एसिड करता है। चलिए अगला अगेन एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। फाइसेलिया, इसको कहा जाता है पोर्टिगस मैन ऑफ वॉर, ल्यूमिलस किंग क्रैब, ये होते हैं लिविंग फॉसिल, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, पिंक डाडा वल्गैरिस, ये होते हैं पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखने थे, अगर एग्जांपल याद है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है आपका। ठीक है, अगला है अर्ली डायग्नोसिस। देखो अर्ली डायग्नोसिस इसमें से सिर्फ और सिर्फ एलिसा ही परफॉर्म करती है इनमें से, बाकी पीसीआर से भी किया जा सकता है। अगला, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, तो कौन सा स्टेप नहीं हो? देखो हाई टेम्परेचर से सिर्फ डीनेचुरेशन होती है, अब डीनेचुरेशन ही नहीं होगी इसमें, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना कॉकरोच के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिखा है गैस्ट्रिक सीका प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, जी नहीं, यही गलत है। जो गैस्ट्रिक सीका होती है ना, वो फोर गट और मिड गट, इनके जंक्शन पर होती है। तो इनके जंक्शन पर क्या होता है? मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर होता है मालफिजियन टिब्यूल्स। ठीक है, इनके जंक्शन पर होता है मालफिजियन टिब्यूल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉन्ग अबाउट
स्मूथ मसल्स, तो जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं इनके लिए रॉन्ग क्या है? ठीक है, नो स्ट्रिएशन बिल्कुल ठीक है, इनवॉलेंट्री बिल्कुल ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब इसमें लिखा है कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, जी नहीं। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ना, ये हमारी कार्डिक मसल के अंदर होती है, ये होती है हमारी कार्डिक मसल के अंदर, और ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये बात भी ठीक लिखी है। चलिए आगे है, पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए कहा जाता है कि दोनों एंटीजन है उसके पास और एंटीबॉडी एक भी नहीं है। ठीक है, डॉप्सन यूनिट ओजोन की थिकनेस के लिए होती है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडियाई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हट चुका है, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे सामने कई सारे स्टेटमेंट्स हैं और वही मल्टीपल उसको हमको चूज करने कौन कौन से सही होंगे इसमें। तो लिखा मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस। तो पहले आपको पता होना चाहिए मेटाजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, अगर लाइफ की दोनों फॉर्म एक दूसरे को ऑल्टरनेटिवली प्रोड्यूस कर रही है तो उसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ये होता है हाइड्रा वगैरह, सॉरी सीलेंटेटा के अंदर। उसमें दो फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। तो जो ओबेलिया होता है उसका पॉलिप मेड्यूसा का प्रोड्यूस कर देता है और मेड्यूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करते, तो ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो ये हेलमिंथिस में नहीं होती, ये होती है सिलेंटेटा के अंदर। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है मेटास्टेसिस। ठीक है, ये याद है क्या होता है? कैंसरस सेल्स, मेलिग्नेंसी, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को फैल के वहां पे भी कैंसर कर देते हैं, उसको मेलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो सिमिलर से वर्ड है तो उनमें ज्यादा कंफ्यूजन मत करना। बायो में और भी बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं जिनके बीच में हमें क्लियर कट डिफरेंस नहीं पता होता। मैंने ज्यादातर वर्ड्स को कवर करके अपनी वीडियो के अंदर डाला हुआ है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। मुश्किल से 10-10 20 सेकंड की वीडियोस हैं वो सारी, जिसमें सारे वर्ड्स कवर किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज जिसमें कियासमाटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये है डायाकाइनेसिस। ठीक है, वैसे इन सीक्वेंस को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको याद रखना है लेजी, पेजी, दीदी, लेजी पेजी दीदी, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लॉटिन और डायकाइनेसिस। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो रहे होते हैं, विजिबल हो जाता है, यहाँ उनकी पेयरिंग होती है, पेयरिंग को साइनेप्सिस कहा जाता है। इस जगह पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये पहचान होती है पकाइटिन की। यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है यहाँ पे और यहाँ पर सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियासमाटा का। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। अच्छा, हम इस क्वेश्चन पे थे ना, हाँ इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेटा जेनेसिस नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है आगे लिखा है एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं। अगला है राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल होता है राउंड वर्म्स के अंदर। अब लिखा है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन टीनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन, जी नहीं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प नहीं करती। तो एक तो ये वाला गलत हो गया, एक ये वाला गलत हो गया। आगे लिखा वाटर वस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक है इकाइनोडर्मेटा की, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो बी, सी और ई ठीक है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। देखो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी क्रॉप को मतलब न्यूट्रिएंट के लिए बनाना। ठीक है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दो, विटामिन कंटेंट बढ़ा दो, इनको ही बढ़ा दो, रेजिस्टेंस ये नहीं होता। अब आप सोचोगे ये क्वेश्चन कहां से आ गया, वैसे तो ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, बट गोल्डन राइस इसका जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया, डायरेक्टली इसको नहीं पढ़ाया गया, बस एक्सरसाइज के अंदर पूछा गया कि भाई गोल्डन राइस के बारे में बताना। तो गोल्डन राइस बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है जिसके अंदर विटामिन ए का एनरिचमेंट करके इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्विला, ये बिल्कुल हाईएस्ट वाले होते हैं 104 और 40। ठीक है, अगला है इन अ क्रॉस
बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस, मतलब दोनों ही सिकल सेल के लिए हेट्रोजाइगस है, तो कितने परसेंट बच्चे हैं जो डिजीज्ड होंगे? ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों हेट्रोजाइगस है तो 25-25% बनेंगे, ठीक है। मतलब ये अगर फादर है और ये जीनोटाइप मदर का है, तो यहाँ से सिर्फ 25% ही चांस होगा कि बच्चों के अंदर बीमारी होगी, अदरवाइज या तो वो नॉर्मल होंगे या वो अगेन इनकी तरह कैरियर होंगे, बस। अगला है वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू स्टेराइल नीडल्स, जी नहीं, स्टेराइल नीडल्स से तो नहीं फैल सकती। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल हो सकती है, इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस तक हो सकता है, बाकी किसिंग से नहीं हो सकता, और इनहेरिटेंस से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो सिर्फ बी और सी ही इसके सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछता हूँ, स्टेराइल वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टेराइल वर्ड के दो मतलब होते हैं, डिपेंड करता है कि ये लिविंग चीज के लिए पूछा गया या नॉन लिविंग चीज के लिए पूछा गया। अगर एक नॉन लिविंग चीज के लिए पूछा गया है तो इसका मतलब है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, और अगर एक लिविंग के लिए पूछा गया तो इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। चलिए, एक और वर्ड आ जाता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको इनफर्टाइल भी कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अगर एक ही चीज के लिए दो वर्ड है ना, तो समझ जाना वहां पे कोई ना कोई डिफरेंस तो पक्का है, चाहे वो हमें आज पता है या नहीं पता, पर डिफरेंस पक्का है। स्टेराइल और इनफर्टाइल में जो फर्क होता है वो ये होता है कि स्टेराइल अगर किसी ह्यूमन को या किसी ऑर्गेनिज्म को कहा जा रहा है तो वो परमानेंट है, वो ठीक नहीं हो सकता। इनफर्टिलिटी टेम्पररी हो सकती है, अगर ट्रीटमेंट कराया जाए तो ये ठीक की जा सकती है, ये मेन फर्क है इन दोनों के अंदर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन? ये थ्रोम्बिन करता है। अच्छा, थ्रोम्बिन खुद कहां से बन रहा होता है? थ्रोम्बिन बन रहा होता है प्रोथ्रोम्बिन से, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेस। अब यहाँ पर कैल्शियम आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं, विटामिन के भी इन्वॉल्व होता है, और विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये भी यहाँ ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बाकी फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, और उनकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए हाई PO2 चाहिए होता है, लो PCO2 चाहिए होती है, लेस H+ आयन चाहिए होते हैं, और लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, तब जाके ये अच्छे से जुड़ पाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट। बहुत सिंपल है, इसको पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, जो आगे पढ़ने से और पीछे पढ़ने से सेम ही नजर आते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग? हिस्टोन के बारे में क्या चीज गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पहले देखते हैं। लिखा है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है इसको। अगला है, पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, जी नहीं, हिस्टोन बेसिक होता है, एसिडिक तो डीएनए है, ठीक है। एक और चीज बताया, तो हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव, दोनों बराबर हो गए। डीएनए एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, फिर अगेन दोनों बराबर हो गए, मतलब दोनों तरीके से न्यूट्रल उसको कर दिया है, केमिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। हिस्टोन के पास लाइसिन और आइजिनिन होते हैं, ये ठीक है, ये बाकी सारे पॉइंट ठीक है, जो गलत है वो यही वाला गलत है। चलिए, अगला अजर्सन रीजन है। देखा, पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑल्टीट्यूड सिकनेस, बिल्कुल ठीक बात है, जिसके सिम्टम्स ये भी सही लिखे हैं। एक्सप्लेनेशन में या रीजन में लिखा है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये दोनों ही ठीक है, और एकदम बढ़िया करेक्टली इसको एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर? इनमें से कौन सा इवेंट होता है? एच जोन गायब हो जाता है, बिल्कुल ठीक। ए बैंड चौड़ा हो जाता है, जी नहीं। आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल ठीक। मायोसिन हाइड्रोलाइज करता है, एटीपी रिलीज करता है, बिल्कुल ठीक। जेड लाइन, हाँ ये तो बाकी सारे ठीक है। ACDE, ये रहा ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां से मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि जैसे दो जो जेड लाइन होती है, इनके बीच की डिस्टेंस को सार्कोमियर कहा जाता है। सार्कोमियर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कह सकते हो उसको आप,
या फंक्शनल यूनिट कह सकते हो, बट अगर मसल की एनाटॉमिकल यूनिट आपसे पूछी जाती है तो उसका आंसर कौन होता है? वो होते हैं मसल फाइबर या मायोफिलामेंट्स, वो एनाटॉमिकल यूनिट है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट नहीं है। फंक्शनल यूनिट ये होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कई सारी स्टेटमेंट्स दी हैं आपको लिपिड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, नहीं, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा से सैचुरेटेड कहलाए हैं। अनसैचुरेटेड वालों के पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ये भी ठीक है। पामिटिन के पास 20 कार्बन होते हैं, नहीं, पामिटिन के पास 16 कार्बन होते हैं। बल्कि ये जो है ना एराकिडोनिक एसिड, इसके पास 20 कार्बन होते हैं। तो इसमें सिर्फ बी और सी, यही दो ऑप्शन जो है हमारे सही है, बी और सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोन्स का है स्कैपुला। स्कैपुला हमारी जो पीछे ट्रायंगल जैसी बोन होती है, किसी पतले इंसान की या छोटे बच्चे की देखा होगा, पीछे ट्रायंगल सा निकल कर आ जाता है, वो स्कैपुला होती है। क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। अच्छा, क्रेनियम बोन्स को याद करने का एक तरीका आपको बताया तो याद रखना, फेस्टिबल इन पोस्ट ऑफिस, फ्रंटल, इथमॉइड, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑसिपिटल, ठीक है, फेस्टिवल इन पोस्ट ऑफिस, ये क्रेनियम बोन्स के नाम हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एडेनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू। एडीए डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इम्यून डेफिशिएंसी है ना, ये दो तरीके की हमारे सिलेबस में है, एक है एससीआईडी और एक है एड्स। एससीआईडी होता है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, जिसका एग्जांपल है ये। अब आप सोचोगे कि एससीआईडी एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं लिखा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पर ये एग्जाम्पलर के अंदर लिखा हुआ है, और एग्जाम्पलर के अंदर दो दो क्वेश्चन है जिसमें एससीआईडी जो है लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ दीज इज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस, मतलब पार्चुरेशन के लिए इनमें से क्या जरूरी नहीं है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो बिल्कुल है, इनका भी जरूरी, ये तो खैर बहुत ज्यादा ही जरूरी होते हैं। ये नहीं होता, प्रोलैक्टिन नहीं होता, ठीक है। एक और चीज बताया तो कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन तो लिखा ही है, बाकी ऑक्सीटोसिन, मतलब ये हार्मोन भी पार्चुरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, कि कॉर्टिसोल भी होता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट हार्मोन रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है इन लेटर स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। चलिए आगे है हमारे पास सेल जंक्शन के बारे में। देखो सेल जंक्शन को समझने का बहुत सिंपल सिंपल तरीका है। आपको पता है गैप है, एडहेरिंग है, और एक होता है टाइट, ठीक है। जैसे अगर बोतल टाइट है तो बोतल टाइट बोतल क्या करेगी? पानी की लीकेज को रोकेगी। अडहेर, अडहेर मतलब एडहेसिव, एडहेसिव क्या करते हैं? चिपका के रखते हैं, चिपका के रखते हैं मतलब सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करेंगे। और गैप, अगर कहीं गैप है तो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ से मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इस सिंपल सी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग है, अडेप्टिव रेडिएशन बिल्कुल, डार्विन फिंचेस ये ब्लैक बर्ड्स हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसमें देखो एनालॉगस ऑर्गन कौन से हैं? विंग्स ऑफ बर्ड और बटरफ्लाई, फंक्शन सेम है बस स्ट्रक्चर अलग होती है। डाइवर्जेंट देखो ये हो जाएंगे, और एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन ये हो जाएगा। यहाँ पर जो एंथ्रोपोजेनिक है इसका मतलब है ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमंस को कहा जाता है। तो अगर कोई एवोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है तो उसको एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन कहा जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है इसको हम छोड़ सकते हैं,
ठीक है, क्यों ही वेस्ट करना अपना टाइम इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है। फिलेरियासिस या एलिफेंथियासिस ये वर्म करता है, अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका करता है, निमोनिया ये करता है, और रिंगवर्म ट्राइकोफाइटोन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा कोडोन AUG कोड करता है मिथियोनिन को और फिनाइल एलेनिन को। अच्छा जी, नहीं, एक कोडोन एक बार में सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, पर एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। तो जो पहली स्टेटमेंट है ये तो है गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें लिखा है ये दोनों लाइसिन को कोड करते हैं, तो ये ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलन रूल वगैरह ये तो खैर ये वाला ना ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक था, ये हट चुका है, इसको रहने देते हैं। ये प्रोस्थोमियम ये अर्थवर्म का है, ये भी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पेपर है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे ये हो चुका है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, और मैंने और भी वीडियोस वगैरह डाली हुई है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और नीट तक मैं कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन की ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप चैनल से बस जुड़े रहना, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम बस कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। कोई भी सिंगल टॉपिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक तो खैर नहीं कवर कर पाऊंगा, जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो गया वो टॉपिक जरूर बता देना, मैं उसको कवर करा देता हूँ, ठीक है। बाकी गुड लक, ऑल द बेस्ट।